हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम नीलेश कुमार गुप्ता है और मैं वेदा इंस्टीट्यूट से आपको फिजिक्स पढ़ाऊंगा। यूनिट के बारे में मैंने पूरा समझाया था, यूनिट क्या होता है, कैसे हम लोगों को यूनिट यूज़ करनी पड़ती है, कितने प्रकार की यूनिट्स होती हैं, फिजिकल क्वांटिटीज़ कितने प्रकार की होती हैं। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था जब भी अपन डायमेंशन को इंट्रोड्यूस कराने वाले होंगे तो उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, यूनिट्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा, फिजिकल क्वान्टिटीज़ के बारे में पढ़ना पड़ेगा। थोड़ा सीरियस क्लास हो गई थी कल, आज लाइट क्लास करके चलेंगे। तो देखिए आज हम लोगों का जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक है हमारा डायमेंशन। कल हमने यूनिट डायमेंशन एंड मेजरमेंट में यूनिट पढ़ा था, आज हमको पढ़ना है डायमेंशनल फार्मूला। ओके, तो ये वो टॉपिक है जिससे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं फर्स्ट चैप्टर में, चाहे वो जेई का पेपर हो, चाहे वो नीट का पेपर हो, चाहे वो 11th और 11th क्लास में आपसे पूछे जाएं। ठीक है, तो जो आज हम लोगों को टॉपिक पढ़ना है वो हमारा टॉपिक है डायमेंशनल फार्मूला। ठीक है ना। तो अभी हमने देखो कल क्या पढ़ा था, हम लोगों ने कल पढ़ा था फंडामेंटल क्वांटिटीज, और पढ़ा था डिराइव्ड क्वांटिटीज के बारे में। ओके, हमने कल फंडामेंटल क्वांटिटीज और डिराइव्ड क्वांटिटीज के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो क्या पढ़ा था, जो फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं वो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ों को एक्सप्रेस करने के लिए किसी और क्वांटिटी की आवश्यकता नहीं होती, दे आर ओनली 7 क्वांटिटीज। पर डिराइव्ड क्वांटिटीज जो होती थी ना, उनको एक्सप्रेस करने के लिए हमें फंडामेंटल क्वांटिटीज की रिक्वायरमेंट होती थी। तो डायमेंशनल फार्मूला क्या बोलता है, जो डायमेंशनल फार्मूला की हमारी डेफिनेशन आती है ना, देखिएगा डायमेंशनल फार्मूले में बोलते हैं डायमेंशनल फार्मूला is the expression which expressed derived quantities in terms of fundamental quantities in square bracket with proper dimension। ठीक है, हम लोगों ने क्या पढ़ा था, हम लोगों ने डिराइव्ड क्वांटिटीज के बारे में पढ़ा था कि डिराइव्ड क्वांटिटीज क्या होती हैं। तो डिराइव्ड क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती थी जिनको हम फंडामेंटल क्वांटिटीज के टर्म में एक्सप्रेस करते थे। तो डायमेंशनल फार्मूला सिर्फ एक रिप्रेजेंटेशन का तरीका है। क्या है डायमेंशनल फार्मूला, उस डिराइव्ड क्वांटिटीज को फंडामेंटल क्वांटिटीज के टर्म में एक्सप्रेस करने का तरीका है। ठीक है, तो इसमें बोला गया है, देखो डेफिनेशन के हिसाब से कि डायमेंशनल फार्मूला इज द एक्सप्रेशन व्हिच एक्सप्रेस डिराइव्ड क्वांटिटीज इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज इन स्क्वायर ब्रैकेट विद प्रॉपर डायमेंशंस। तो यहाँ पे समझने वाली बात है कि यहाँ पे डायमेंशन और जो स्क्वायर ब्रैकेट यूज हुए हैं वो क्या है। ठीक है ना। कल हम लोगों ने एक एग्जाम्पल देखा था कि जो एक्सेलरेशन हम निकाल के बता रहे थे वो क्या निकल के आ रहा था, एक्सेलरेशन लेंथ अपॉन टाइम का स्क्वायर, यही निकल के आ रहा था कि नहीं आ रहा था। अब देखो हम अगर बोलें कि ये जो एक्सेलरेशन क्वांटिटी है ये क्या इस फॉर्मूले में कहीं एम आ रहा है, क्या नहीं आ रहा ना, तो हम बोल सकते हैं एम नहीं आ रहा है तो एम को 0 लिख दें। अब जरा बताओ एल आ रहा है कि नहीं आ रहा, बिल्कुल आ रहा है, तो एल की पावर क्या है 1। अब जब t की पावर 2 ऊपर जाएगा तो इसको ऐसे नहीं ले सकते हैं, जब नीचे रहता है तो प्लस है, तो अगर ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो देखो t की पावर -2, तो जो फंडामेंटल क्वांटिटीज के ऊपर जो ये पावर आती है ना, ये पावर क्या कहलाती हैं, डायमेंशंस कहलाती हैं। और अगर इसी चीज को हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट में लिख देते हैं तो ये आपका बन जाता है डायमेंशनल फार्मूला। समझ में आया ना। डायमेंशनल फार्मूला कैसे बनता है, पहले तो डिराइव्ड क्वांटिटीज को फंडामेंटल क्वांटिटीज के टर्म में लिखते हैं स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर विथ प्रॉपर डायमेंशंस, जो उसके ऊपर पावर रहती है। तो कंप्लीट जो फार्मूला कहलाता है वो कंप्लीट फार्मूला कहलाता है डायमेंशनल
फॉर्मूला। गॉट इट। तो देखो अब हम क्या करेंगे, बहुत सारी चीज़ों के डायमेंशनल फार्मूला को निकालेंगे, फिर उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल फार्मूला, उसके बारे में अपन पढ़ाई करेंगे। ठीक है, तो देखिए अब हम बहुत सारी चीज़ों के डायमेंशनल फार्मूला निकालते हैं। तो देखिए यहाँ पे डायमेंशनल फार्मूला ऑफ डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है ना, डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज का डायमेंशनल फार्मूला अपन लोग निकालेंगे। तो देखो सबसे पहले अपन लोग लेते हैं एरिया। ठीक है, तो देखो एरिया का जो डायमेंशनल फार्मूला लिखते हैं अपन लोग, वो क्या हो जाएगा। देखो एरिया क्या है आपकी, या फिर इसको समझने के लिए अपन क्या करते हैं, पहले इसके फॉर्मूले को ड्राइव कर लेते हैं। तो देखो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। हाँ या ना, ठीक है ना। लेकिन आपको पता है ब्रेथ भी तो एक प्रकार की लेंथ ही होती है ना, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, लेंथ मल्टीप्लाई बाई लेंथ। तो इसको क्या लिख सकते हैं, लेंथ का स्क्वायर। ठीक है, तो एरिया बराबर क्या निकल के आ गया, लेंथ का स्क्वायर। लेंथ तो एक फंडामेंटल क्वांटिटीज है और इसके ऊपर पावर कितनी राइज है, 2, तो डायमेंशन तो दिखने लगा ना। तो अब देखो क्या करोगे, जब आप एरिया का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसको स्क्वायर ब्रैकेट में रखना पड़ेगा। अब एक बात बताओ, क्या यहां पर इस वाले फॉर्मूले में लेंथ के स्क्वायर में कहीं मास यूज हुआ है, नहीं हुआ है ना। जब कुछ नहीं होता तो उसके ऊपर 0 पावर लगा दे, तो है नहीं भी है, तो m की पावर क्या हो गया, 0। अब यहाँ पे लेंथ तो यूज हुई है, लेंथ की पावर कितनी दिख रही है आपको, 2 दिख रही है ना, 2 लगा दो। क्या यहाँ पे टाइम यूज हो रहा है क्या, कहीं पे नहीं हो रहा ना टाइम यूज, तो टाइम यूज नहीं हो रहा है तो टाइम की पावर 0। तो समझ में आ गया कि नहीं आ गया, जो एरिया का डायमेंशनल फॉर्मूला है वो क्या हो गया, m0 L2 T0। अगर मैं पूछूं डायमेंशंस क्या है एरिया के, ठीक है, अगर मैं पूछूं आपके डायमेंशंस क्या हैं तो क्या हो जाएंगे, 0, 2, 0। समझ में आया कि नहीं आया, डायमेंशंस कैसे निकालते हैं, जो उसके ऊपर पावर राइज होती है मास लेंथ और टाइम के ऊपर, वो उसके डायमेंशंस कहलाते हैं। और डायमेंशनल फार्मूला कैसे निकालते हैं, इस तरीके से निकालते हैं। आप पहले उसका फार्मूला ड्राइव कीजिए फंडामेंटल क्वांटिटीज के टर्म में, और फिर उसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिख दीजिए विथ प्रॉपर डायमेंशन। तो ये हो गया एरिया का। और देखते हैं हम लोग, अब देखिए एरिया के बाद हम लोग देखते हैं वॉल्यूम का। ठीक है ना, तो वॉल्यूम में क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ओके, इन तीनों का ही मल्टीप्लिकेशन होता है। अब एक बात बताओ, लेंथ को भी मेजर करते हैं मीटर में, ब्रेथ को भी मेजर करते हैं मीटर में, हाइट को भी मेजर करते हैं मीटर में। तो अब एक चीज देखिए इधर पे, ये तीनों को हम लेंथ भी तो एक ही, केवल लेंथ का नापने का तरीका इसलिए उसको ब्रेथ और हाइट लिख दिया, रियलिटी में तो वो भी एक प्रकार की लेंथ ही है ना। तो इसको हम रिप्लेस करते हैं लेंथ से, तो देखो लेंथ मल्टीप्लाई बाई लेंथ मल्टीप्लाई बाई लेंथ। ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा आपका, लेंथ की पावर 3। हाँ है ना। तो देखो यहाँ पे आपने जो वॉल्यूम था उसको प्योरली फंडामेंटल क्वांटिटीज में कन्वर्ट कर लिया कि नहीं कर लिया। अब हमें क्या लिखना है, इसका डायमेंशनल फार्मूला। तो डायमेंशनल फार्मूला अगर हमको इसको लिखना है तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, वॉल्यूम को v को इसमें स्क्वायर ब्रैकेट में रखा तो इधर क्या हो जाएगा। अब फिर बात वही आई, क्या मास इसके पास है, नहीं है। अगर मास नहीं है तो इसके ऊपर 0 लगा दिया। लेंथ है इसके पास, बिल्कुल है, तो लेंथ की पावर 3 आ गया। क्या टाइम है, टाइम नहीं है, तो टाइम की पावर क्या हो गया, 0। तो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ वॉल्यूम कैसे निकल के आ गया, m0 L3 T की पावर 0। अगर मैं आपसे पूछूं इसके डायमेंशंस क्या हैं तो कोई बता सकता है, तो इसके डायमेंशंस आप क्या बताएंगे, 0, 3, 0। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है ना। तो देखो वॉल्यूम बराबर लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट था, हमने उससे पहले फंडामेंटल क्वांटिटीज लेंथ 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 तीनों को माना, लेंथ की पावर 3 हो गया। फिर उसको हमने जब स्क्वायर ब्रैकेट में प्रॉपर डायमेंशंस के साथ लिखा तो वो उसका डायमेंशनल फॉर्मूला बन गया। चलिए और देखते हैं, अगला देखिए नंबर 3 हम लेते हैं स्पीड ले लेते हैं। ओके, स्पीड।
अब देखो स्पीड का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना है, तो स्पीड का जो फॉर्मूला होता है क्या पढ़ा है आपने, डिस्टेंस अपॉन टाइम, हाँ है ना। अब एक बात बताओ, डिस्टेंस तो एक प्रकार की लेंथ ही होती है ना, तो लेंथ को हम लोग लिख दें डिस्टेंस की जगह पे लेंथ, और ये हो गया अपॉन में टाइम, ठीक कि नहीं। यानी इसको देखो, अब अगर आप स्पीड का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना चाहते थे तो स्पीड को अगर हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, देखो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ लेंथ अपॉन टाइम। लेंथ को काय से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, एल से करते हैं, इसको करते हैं टी से, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो इसका क्या हो जाएगा, दिस इज एल, दिस इज टी, नीचे है ना, तो इसके ऊपर अभी पावर कितनी है, +1, ऊपर जाएगी तो कितनी हो जाएगी, -1। अब बताओ क्या इस फॉर्मूले में कहीं m है, नहीं दिख रहा ना, तो m को ला देते हैं हम लोग साथ में, तो s बराबर क्या हो जाएगा, m नहीं था, बिल्कुल नहीं, पर l और t का तो हमने निकाल दिया ना रिलेशन, क्या था, l के साथ 1 पावर प्लस की और t के साथ -1 की, हाँ या ना। तो जब पावर 1 प्लस में आ जाए तो ना भी लिखो तो कोई दिक्कत नहीं होती, तो हम इसको थोड़ा ऐसे लिख देते हैं, ओके। तो ये क्या हो गया आपका m0 और LT-1, ठीक है ना। अब मैं पूछूं इसके डायमेंशंस बताओ जरा, क्या होंगे स्पीड के डायमेंशंस, ठीक है। स्पीड के डायमेंशंस मैंने आपसे पूछे, तो स्पीड के डायमेंशंस क्या हो जाएंगे, 0, 1, -1, हाँ या ना, ठीक है। तो अब देखो इसी प्रकार से हम लोग वेलोसिटी के भी कैलकुलेट करेंगे, हम लोग कुछ निकाल के देख लेते हैं, कुछ की हम लोग सीट डिस्कस करेंगे बाद में, ठीक है ना। पर ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, डायमेंशनल फार्मूला डायरेक्ट निकालने के लिए पूछ लिए जाते हैं एग्जाम्स में, तो हमें आना चाहिए डायमेंशनल फार्मूला कैसे निकलता है, गॉट इट और नॉट। तो अब देखिए यहाँ पे नंबर 4 है हमारा वेलोसिटी। तो देखो यहाँ पे वेलोसिटी का क्या हो जाता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो देखो डिस्प्लेसमेंट भी तो एक प्रकार की लेंथ है, और ये आ गया अपॉन में टाइम, आ गया कि नहीं आ गया। अब हमें अगर वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला और अगर लिखना है तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं लेंथ अपॉन टाइम का डायमेंशनल फॉर्मूला। लेंथ को रिप्रेजेंट करते हैं L से, दिस इज T, तो ये क्या हो जाएगा LT-1, क्यों, क्योंकि इसके ऊपर +1 पावर थी, जैसे ही वो ऊपर गया +1 किस में कन्वर्ट हो गया, -1 में, तो ये हो गया LT⁻⁻1। क्या यहाँ पे मास था, बिल्कुल नहीं था, तो ये क्या हो जाएगा m0, पर L और T में तो हमें रिलेशन मिल चुका है, तो LT-1। इसके डायमेंशंस क्या हो जाएंगे बताओ जल्दी से, तो आप लोग देख सकते हो इसके डायमेंशन हो जाएंगे 0, 1, -1, ओके। अब एक बात समझना है यहाँ पे, स्पीड जो थी वो हमारी स्केलर क्वांटिटी, उसका डायमेंशन आया LT-1, ठीक है ना। वेलोसिटी हमारी वेक्टर क्वांटिटी थी, उसका डायमेंशनल फॉर्मूला भी LT-1 आया। तो एक बात समझ में आई ना, ये एक लिमिटेशन टाइप का नहीं दिख रहा तुम लोगों को डायमेंशनल फार्मूला का, कि ये चाहे स्केलर क्वांटिटी हो चाहे वेक्टर क्वांटिटी हो, उसको डिफरेंशिएट नहीं कर पाती है। तो जब लास्ट में हम लिमिटेशंस पढ़ेंगे ना, वहां पे समझ में आएगा स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी के बारे में डायमेंशनल फार्मूला हमको कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे सकता है, ये वन ऑफ द लिमिटेशन है डायमेंशनल फार्मूला का। लेकिन स्पीड और वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला सेम होता है, ये याद रखिएगा आप लोग, ओके। अब देखिए, अब हम लोग क्या करते हैं, एक तो कोई मास वाला इंट्रोड्यूस कराते हैं, ठीक है। तो एक बात देखिए, 6 नंबर में देखते हैं डेंसिटी, इसको रिप्रेजेंट करते हैं रो से। तो देखो डेंसिटी का फॉर्मूला आप लोगों ने क्या पढ़ा है, मास अपॉन वॉल्यूम, हाँ या ना, ठीक है। अब एक बात बताओ आप लोग, आपको पता है मास तो आपकी फंडामेंटल क्वांटिटी है, क्या वॉल्यूम फंडामेंटल क्वांटिटी है क्या, नहीं है ना। तो वॉल्यूम को हमें फंडामेंटल क्वांटिटीज में बनाना पड़ेगा ना पहले। तो देखिए क्या हो जाएगा इसमें, ये हो जाएगा आपका मास, वॉल्यूम को क्या लिख सकते हो, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, हाँ या ना, ठीक है। ये एक प्रकार से तीनों प्रकार की लेंथ ही थी, तो इसको क्या लिख सकते हैं, मास अपॉन लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ,
हाँ है ना? तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर m हो गया, नीचे l की पावर 3। अब अगर हमें डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना था तो रो बराबर क्या हो जाएगा, दिस इज m, दिस इज l की पावर 3। अब एक बात बताओ, l की पावर नीचे +3 में है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -3 होगा कि नहीं होगा? तो देखो क्या हो गया यहाँ पे, m, l ऊपर गया तो +3 से गया -3 में। टाइम प्रेजेंट है क्या इसमें, m और l बस है ना, t तो दिख ही नहीं रहा, जो नहीं होता उसके ऊपर 0 पावर लगा दो, तो ये क्या हो गया, t की पावर 0। अब अगर मैं पूछूं आपसे कि डेंसिटी के डायमेंशंस क्या थे, ठीक है, डेंसिटी के डायमेंशन क्या है, तो m के पास 1 था, l के पास -3 था और t के पास 0 था। समझ में आया कि नहीं आया, डायमेंशन और डायमेंशनल फॉर्मूला को डिफरेंशिएट करना। ओके, और देखते हैं हम लोग इसके आगे। यहां देखो नंबर 7, यहां पे आपका हो जाएगा एक्सेलरेशन, ठीक है ना। अब देखो एक्सेलरेशन के बारे में जब आप पढ़ोगे तो एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक है। एक्सेलरेशन होता है आपका वेलोसिटी अपॉन टाइम। टाइम तो आपकी फंडामेंटल क्वांटिटीज है, पर वेलोसिटी तो फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है ना। तो वेलोसिटी को हम लोग क्या लिखते हैं, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, दिस इज डिवाइडेड बाय टाइम। अब ये 1 अपॉन टाइम जो था, ये ऊपर से जब नीचे आएगा तो ये क्या हो जाएगा, टाइम के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देखो ये क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग लेंथ से, और ये हो जाएगा टाइम का स्क्वायर, एल टी की पावर 2। तो जब हम डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन लिखेंगे ना, तो ये क्या हो जाएगा, m तो है ही नहीं है इनके साथ में। अगर m नहीं है, जो कुछ नहीं होता उसके ऊपर क्या लगा देते हैं, पावर 0। तो m के साथ कुछ भी नहीं है तो m के ऊपर पावर 0 लगा दी हमने। l के साथ क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो 1 लिखते नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन t की पावर 2 अपॉन में है, तो जैसे ही वो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, t की पावर -2, ठीक है ना। तो इसको क्या लिख दोगे आप लोग, t की पावर -2। अब अगर मैं पूछूं इसके डायमेंशंस क्या हैं, तो आप बता सकते हो डायमेंशंस ऑफ एक्सेलरेशन क्या क्या है। तो देखो मास के ऊपर कितनी पावर है, 0, तो 0 लिख दिया। लेंथ के ऊपर कितनी पावर है, 1, तो 1 लिख दिया। टाइम के ऊपर कितनी पावर है, -2, तो -2 लिख दिया। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये हमने क्या किया, एक्सेलरेशन का निकाल लिया। ऐसे बहुत सारे डायमेंशनल फार्मूला निकाले जा सकते हैं, जितनी फिर डिराइव्ड क्वांटिटीज होती हैं, फोर्स, प्रेशर, स्ट्रेस, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ठीक है, वेलोसिटी ग्रेडियंट, एंगुलर वेलोसिटी, सभी के डायमेंशनल फार्मूले निकाले जा सकते हैं, ठीक है ना। पर अब ज़्यादा अगर निकालेंगे तो अपना टाइम हो जाएगा। तो अपन को क्योंकि मेन जो टॉपिक है इसके एप्लीकेशंस को डिस्कस करना है, तो जो बचे हुए डायमेंशनल फार्मूलेज है ना, उसके लिए हम लोग सीट डिस्कस करेंगे। साथ ही अब देखते हैं, एक तो और मैं बता देता हूँ, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है। कभी कभी आपको ऐसे इक्वेशन मिल जाते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसी इक्वेशन मिल गई, y बराबर a साइन ओमेगा x प्लस टी, ठीक है ना। अब ऐसी इक्वेशंस देखो मिल जाती है यहाँ पे, तो ये a एम्पलीट्यूड, y इज द डिस्प्लेसमेंट। लेकिन आप ये देखो यहाँ पे ये जो साइन फंक्शन आ गया, तो अब यहाँ से ऐसी चीजों का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना हमें थोड़ा सा कठिन लगता है। तो इसको हम एक बात को समझेंगे क्या होता है यहाँ पे। तो एक बात बताइए, साइन के लिए अपन थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री के अंदर चलते हैं, ठीक है ना। सपोज करो ये राइट एंगल ट्रायंगल था, ठीक है ना। यहां पे आपका थीटा, ये आपका 90 डिग्री, और ये मान लीजिए ABC नाम का एक कोई ट्रायंगल था आपका, ठीक है। अब यहां एक बात बताइए, साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो ये क्या हो जाएगा, BC अपॉन, ठीक है, AC। अब एक बात बताओ, BC एक प्रकार की लेंथ है कि नहीं है, बिल्कुल एक प्रकार की लेंथ है, समझना बात को। AC क्या हाइपोटेनस है, लेकिन उसको नापते तो मीटर में ही है ना, तो है तो एक प्रकार की वो भी लेंथ, ठीक है। अब अगर इसमें देखें तो लेंथ से लेंथ कैंसिल होता हुआ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है।
तो अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब कुछ भी नहीं बचा, एल भी जीरो हो गया, एम और टी पहले से जीरो था। तो ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं ना, जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ये सब जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, ठीक है ना, इनका जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, एम जीरो, एल जीरो, टी जीरो। अब देखो एम, एल और टी जिसके तीनों जीरो हो जाएं, उन चीजों को बोलते हैं हम लोग डायमेंशनलेस। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ऐसी क्वांटिटीज जिनका डायमेंशंस तीनों का जीरो निकल के आ जाए, तो ऐसी क्वांटिटीज को हम लोग बोलते हैं डायमेंशनलेस क्वांटिटीज। यानी जब हम इनको पढ़ रहे होंगे तो हम साइन कॉस टेन वाले फंक्शन अगर दिए हैं तो उसमें साइन कॉस टेन वाले टर्म्स को निगलेक्ट कर सकते हैं डायमेंशनल फार्मूला निकालते वक्त, बिकॉज वो जो क्वांटिटीज होती है डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती हैं। अब बताओ डायमेंशनलेस क्वांटिटी कैसे? जब भी सेम से सेम का रेशियो निकाला, जैसे लेंथ अपॉन लेंथ होता, ब्रेथ अपॉन ब्रेथ होता, वेलोसिटी अपॉन वेलोसिटी हो जाए, तो ऐसी क्वांटिटीज भी डायमेंशनलेस क्वांटिटीज हो जाती हैं। तो ऐसी क्वांटिटीज जिनके तीनों के डायमेंशंस जीरो हो जाए, एम भी जीरो, एल भी जीरो, टी की पावर भी जीरो हो जाए, उन क्वांटिटीज को हम लोग बोलते हैं डायमेंशनलेस क्वांटिटीज। तो जब हम लोग किसी चीज का डायमेंशन निकालें और अगर ये क्वांटिटीज हमको लिखी होती हैं तो हम वहां इनको निगलेक्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है इनका कोई डायमेंशंस नहीं होता है। तो जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती हैं वो आपके डायमेंशनलेस क्वांटिटीज होते हैं, बिकॉज दे आर द रेशियो ऑफ सेम क्वांटिटीज। अगर सेम क्वांटिटीज के रेशियो है तो उनको काटा जा सकता है, तो एल की पावर जीरो में कन्वर्ट हो गया यहाँ पर, ठीक है ना। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अगर कहीं दिए हों तो इनको अपन निगलेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज दे हैव डायमेंशनलेस क्वांटिटीज। अब देखिए हम क्या करते हैं, हम आते हैं एप्लीकेशंस ऑफ, एक दो डायमेंशनल फॉर्मूले और कर लेते हैं जो थोड़ा मतलब ज्यादा यूज होते हैं। जैसे कि नंबर 8 कर लेते हैं, फोर्स। ये ज्यादा यूज होने वाला होता है। जल्दी से बताओ फोर्स के बारे में आपने क्या पढ़ा है? न्यूटन सेकेंड लॉ तो कुछ याद है कि नहीं है? तो फोर्स बराबर होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है, मास इनटू एक्सेलरेशन। अब देखो मास तो आपकी फंडामेंटल क्वांटिटी है, क्या एक्सेलरेशन फंडामेंटल क्वांटिटी है? नहीं है ना। तो इसको हम चेंज कर सकते थे। तो देखो मास इनटू ये हो जाएगा वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक है ना, जिसको हम लिख सकते हैं मास। अब वेलोसिटी भी देखो, मास और टाइम तो फंडामेंटल हो गए, वेलोसिटी अभी भी नहीं है फंडामेंटल, इसको और कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो वेलोसिटी को हम क्या लिख दें? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम डिवाइडेड बाई टाइम, ठीक है ना। और ये हो गया मास इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम का स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखो मास, टाइम और डिस्प्लेसमेंट एक प्रकार की लेंथ है, तो हम यहीं पे लिख देते हैं लेंथ के बारे में, जिससे दोबारा ना लिखना पड़े। तो देखो ये हो गया लेंथ। अब देखो एक बात, मास, लेंथ और टाइम, ठीक है ना, तीनों की तीनों फंडामेंटल क्वांटिटीज में आ चुकी हैं। यानी अब हम इसका डायमेंशनल फार्मूला अगर बनाएं तो फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला क्या हो जाएगा? मास है, एक बार है, तो मास की पावर 1 मतलब m लिख सकते हैं। लेंथ एक बार दिया गया है, कोई पावर नहीं लगा है, तो l की पावर क्या हो गया? 1। लेकिन एक बात देखो, टाइम नीचे है, तो जो जाएगा तो ऊपर माइनस पावर के साथ जाएगा। अब नीचे कितना है? टाइम का स्क्वायर है, तो ऊपर जाके टाइम की पावर -2, तो t की पावर कितना हो गया? -2। तो ये देखो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आ गया? mlt -2। डायमेंशंस इसके क्या हो जाएंगे? 1 1 -2। गॉट इट और नॉट? तो अब लेकिन रहता कि पेपर में हम सर इतना बार बार थोड़ी याद करें, तो अगर आपको एक्सेलरेशन तक के डायमेंशनल फार्मूला याद थे तो आप डायरेक्ट बोल सकते थे कि फोर्स का डायमेंशनल फार्मूले का मतलब होता है मास का डायमेंशनल फार्मूला और एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फार्मूला। तो मास का डायमेंशनल फार्मूला तो m ही रहेगा, एक्सेलरेशन का क्या होता है अभी देखा था हमने, lt-2। तो डायरेक्ट आप पेपर में कैसे लिखोगे? mlt-2। इससे आपका टाइम सेव होगा। समझ में आया कि नहीं? ये तो हमें समझाने की अप्रोच थी, पर अगर आपको डायमेंशनल फार्मूला याद हो चुके हैं पुराने वाले, तो हमें आगे वालों में डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। समझ में आया कि नहीं? तो अपन को डायरेक्ट क्या करना चाहिए था? फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला, मास के डायमेंशनल फार्मूला और एक्सेलरेशन के डायमेंशनल फार्मूले में डिपेंड करता है। एक्सेलरेशन का कितना होता है? lt-2। मास ये आ गया, तीनों को मिलाए तो क्या हो गया? mlt-2। देखो यही बात निकल के आई कि नहीं आई?
तो देखो और एक दो जल्दी मतलब शॉर्ट तरीके से करने की कोशिश करेंगे। अब हम आगे वाले जो बताएंगे उनको डायरेक्ट बताएंगे, ठीक है, जिससे आप लोगों का कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाए। फॉर एग्जाम्पल हमने बोला वर्क और एनर्जी ये दोनों सेम डायमेंशनल फॉर्मूले होते हैं। तो वर्क का जो फॉर्मूला होता है वो कितना होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है कि नहीं होता है। अब देखो इसका मतलब है कि वर्क का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है इट डिपेंड ऑन द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एफ एंड डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ डी। ओके, अभी आपने देखा फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला मास इनटू एक्सेलरेशन पे डिपेंड कर रहा था, तो एम एल टी -2, और डिस्प्लेसमेंट एक प्रकार की लेंथ है, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एम देखो एल की पावर 1 जब बेस सेम होते हैं, जैसे देखो ऐसा दे दो एल की पावर ए दिया है मल्टीप्लाई में एल की पावर बी दिया है, तो अपन क्या करते हैं एल की पावर ए प्लस बी करते थे कि नहीं करते थे। जब बेस सेम होते हैं तो पावर ऐड हो जाती है, याद करो बचपन में। तो देखो यहाँ एल की पावर 1 है, बगल में एल की पावर 1 है, तो एल की पावर 1 + 1 कितना हो गया, एल की पावर 2, हाँ है ना। और ये कितना हो जाएगा, टी की पावर -2। तो इसका देखो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वर्क कितना निकल के आ गया, एम एल टू टी -2, और इसके डायमेंशंस कितने हो जाएंगे 1, 2, -2। समझ में आया कि नहीं आया। तो ये हमने बहुत सारे डायमेंशनल फॉर्मूलेस पढ़े। अब देखो हम क्या करते हैं, एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशंस पे चलते हैं। ओके, हेडिंग डालो एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशन। एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल फॉर्मूला, ठीक है ना। एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल फॉर्मूला देखिए हम करने वाले हैं। तो एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल फॉर्मूला को देखेंगे जब करेंगे तो एक बात समझिएगा, जो सबसे पहला डायमेंशनल फॉर्मूला का एप्लीकेशन आता है उससे हम चेक करते हैं हमारी इक्वेशन डायमेंशनली कंसिस्टेंट है या डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं है। तो पहला एप्लीकेशन क्या जाएगा, टू चेक द डायमेंशनल कंसिस्टेंसी ऑफ इक्वेशन, ठीक है। हमें क्या करना है, डायमेंशनली कंसिस्टेंट इक्वेशन को चेक करना है। तो देखिए इसके लिए क्या होता है, कौन सी इक्वेशन को हम डायमेंशनली कंसिस्टेंट कहें। तो देखो एक यहाँ पे आता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, और जो भी इक्वेशन प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को मतलब फॉलो करती हैं वैसी इक्वेशंस को हम लोग बोलते हैं कि वो इक्वेशन डायमेंशनली कंसिस्टेंट है। यानी इसका मतलब है अगर हमें डायमेंशनली कंसिस्टेंट इक्वेशंस के बारे में पढ़ना है तो उससे पहले हमें क्या मालूम होना चाहिए कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या होता है। तो देखो if any equation obeys the principle of homogeneity, if any equation obeys the principle of homogeneity, ठीक है, then that equation is डायमेंशनली कंसिस्टेंट। ओके, अगर कोई इक्वेशन प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को फॉलो करती है तो हम बोल सकते हैं कि वो इक्वेशन डायमेंशनली कंसिस्टेंस है, ठीक है ना। इफ एनी इक्वेशन ओबेज द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी देन दैट इक्वेशन इज डायमेंशनली कंसिस्टेंस, ठीक है ना। तो अब देखो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को समझना पड़ेगा। देखो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को समझना कोई कठिन नहीं होता। एक बात समझो, मैंने आपसे बोला आपके पास 10 एप्पल थे और आपने 3 पेंसिल जोड़ दी उसमें साथ में 10 एप्पल, ऐसे समझो, ठीक है ना। 10 एप्पल प्लस 3 पेंसिल, ठीक है ना। तो आपसे मैं बोलूं कि ये 13 एप्पल हो चुके हैं क्या, तो आप बोलोगे कैसी बात कर रहे हो सर, 10 एप्पल के साथ 3 पेंसिल कैसे जोड़ेंगे, नहीं जुड़ सकती है ना। तो ये 13 एप्पल तो कभी हो ही नहीं सकते। एक बात इसका मतलब समझ में आ गया, अगर हमें 13 एप्पल चाहिए था तो हमें यहाँ पे पेंसिल की जगह पे क्या चाहिए था, एप्पल ही चाहिए पड़ेगा, तभी तो 10 एप्पल प्लस 3 एप्पल मिला के 13 एप्पल होंगे। इसका मतलब है यानी सेम टाइप ऑफ क्वांटिटीज को ऐड किया जा सकता है। अगर मैंने बोला अरे ऐसा थोड़ी होता है, मान लिया हमारे पास, ठीक है, 10
एप्पल इस बार थे और हमने क्या किया, उससे 3 तो पेंसिल्स को निकाल दिया। 10 एप्पल में से 3 पेंसिल्स को सब्ट्रैक्ट कर दिया और हमने बोला आपके पास 7 एप्पल बचे। फिर आपने बोला ये भी नहीं पॉसिबल है, क्यों? क्योंकि 10 एप्पल में से 3 पेंसिल कभी सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं क्या? कभी नहीं हो सकती हैं। यानी ना तो सेम टाइप ऑफ क्वांटिटीज ऐड होती हैं और सेम टाइप ऑफ क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट होती हैं। तो ये बात हमें समझ में आ गई कि अगर हमें कोई चीज को ऐड करना है तो दोनों क्वांटिटीज को सेम होना चाहिए, और अगर सब्ट्रैक्ट करना है तो दोनों क्वांटिटीज को सेम होना चाहिए। तो यही प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी होता है। तो देखो, ठीक है, तो देखो जब हम लोग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के बारे में पढ़ेंगे तो देखो यहां पे क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, अकॉर्डिंग टू द principle of homogeneity, same type of quantities या फिर only those quantities can be added, only those quantities can be added or subtracted, can be added or subtracted which have same dimensions। और सेम डायमेंशंस किसके होते हैं? जब क्वांटिटीज आपकी सेम हो। ऐसा तो नहीं है ना कि फोर्स और एक्सेलरेशन को ऐड कर रहे हैं तो दोनों के डायमेंशन थोड़ी सेम है। डायमेंशनल कब सेम होंगे? जब एक्सेलरेशन को एक्सेलरेशन के साथ ऐड करोगे, फोर्स को फोर्स के साथ ऐड करोगे। तो जो भी इक्वेशन प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को फॉलो करेगा वो इक्वेशन डायमेंशनली कंसिस्टेंट कहलाएगा। और प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहती है? केवल वही क्वांटिटीज को ऐड और सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है जिनका डायमेंशन सेम हो। समझ में आया कि नहीं आया? तो देखो इसके लिए हम एक एग्जांपल प्रूव करके दिखाते हैं, उससे आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा कैसे हम चेक करें कि कोई इक्वेशन डायमेंशनली कंसिस्टेंट है कि नहीं है। तो देखो एक एग्जांपल देखो, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा 9th क्लास में, v बराबर u प्लस AT, ठीक है ना। यहाँ पे v क्या है? आपकी फाइनल वेलोसिटी थी, याद करो जल्दी से। v आपकी फाइनल वेलोसिटी थी, u आपका क्या था? इनिशियल वेलोसिटी थी, ठीक है ना। स्मॉल ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा था? आपका एक्सेलरेशन यूज कर रहे थे, और t यहां पे क्या रिप्रेजेंट करता था? टाइम। हमें चेक करना है ये जो इक्वेशन है ना, ये डायमेंशनली कंसिस्टेंट है या नहीं है। डायमेंशनली कंसिस्टेंट है या नहीं है, हमें चेक करना है। v बराबर u प्लस AT जो आपको इक्वेशन दी गई है वो डायमेंशनली कंसिस्टेंट है या नहीं। तो देखो इसको मतलब जो हम इस क्वेश्चन में जैसा करेंगे वैसा हमें पूरे जितने क्वेश्चंस में डायमेंशन चेक करने होंगे ना, उन सब में भी वही वर्किंग रूल अप्लाई करेंगे। तो देखिए हम स्टार्ट करते हैं इसको प्रूव करना कि ये है कि नहीं। तो देखो हमें क्या होगा, इसमें 2 साइड के लिए करना है। पहले हम LHS का डायमेंशन निकालेंगे, फिर RHS की सभी क्वांटिटीज का निकालेंगे। तो देखो जब हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलें, लेफ्ट हैंड साइड में आपको डायमेंशंस किसका चाहिए? वेलोसिटी का। अब वेलोसिटी का डायमेंशंस क्या होता है? लेंथ अपॉन टाइम से LT-1 होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल होता है। अब यहाँ पे आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए, ठीक है ना। तो देखो चाहे वो फाइनल वेलोसिटी हो चाहे वो इनिशियल वेलोसिटी हो, है तो एक वेलोसिटी। फॉर एग्जांपल अगर तुम बचपन में लड़के थे और बाद में जाके अंकल बन गए तो लड़का ही तो हो, तुम मेल तो कहलाओगे ही ना। अब तुम्हारा केवल डाइवर्सन जिस फॉर्म में होता रहे, तुम चाहे छोटे से बच्चे हो, तुम चाहे क्लास 12th के बच्चे हो, या फिर तुम बड़े हो गए हो, शादीशुदा इंसान हो गए हो, लेकिन तुम मेल थे तो बचपन से बड़े तक मेल ही तो रहोगे ना। तो ये क्या हो जाएगा? चाहे वो फाइनल वेलोसिटी हो चाहे वो इनिशियल वेलोसिटी हो, है तो वो वेलोसिटी ही ना। तो डायमेंशनल फार्मूला तो सेम ही रहेगा। तो फाइनल वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला क्या हो गया? LT-1। चलो कोई बात नहीं। अब हम राइट हैंड साइड में आए और सबकी क्वांटिटीज का निकाला। राइट हैंड साइड आए, राइट हैंड साइड में हमने बोला डायमेंशनल फार्मूला ऑफ u, तो बोलो u क्या था यहाँ पे? इनिशियल वेलोसिटी, मतलब टाइप ऑफ वेलोसिटी। तो टाइप ऑफ वेलोसिटी मतलब LT-1। सही है, यहां तक तो अपना सही है। अब क्या करना है हमें? डायमेंशनल फार्मूला किसका चाहिए? AT वाली क्वांटिटी का। तो देखो यहाँ पे हम AT का डायमेंशनल फार्मूला निकालें। A आपका क्या है?
एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का अभी आपने डायमेंशनल फार्मूला पढ़ा, वो क्या होता था, LT-2, ठीक है, वो m0 था, लिखो ना लिखो बराबर होता है, इसलिए ज़्यादा कंफ्यूज मत होना कि वहाँ m लिख दिए थे, जहाँ पे जो क्वांटिटी 0 हो उसको लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फार्मूला LT-2 और टाइम का t होता है। तो देखो ये कितना हो जाएगा, सेम बेस है, तो देखो L तो वैसे ही हो गया, सेम बेस मतलब t की पावर -2 और t की पावर 1 था, तो ये क्या हो जाएगा, t की पावर -2 + 1, क्योंकि सेम बेस तो पावर ऐड हो गई, तो -2 में से +1 करोगे तो माइनस का 1 बचेगा कि नहीं बचेगा, तो ये देखो LT-1 ये आ गया। अब एक चीज देखना तुम, LT-1 और LT-1 इन दोनों को जब तुम ऐड कर रहे थे तो सेम डायमेंशन होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। तो देखो LT-1 को LT-1 से ऐड किया और मिलने वाला रिजल्ट भी LT-1 था, तो इसे कंपेयर करो उससे। देखो ये हमारे 10 एप्पल थे, ठीक है ना, ये हमारे 3 एप्पल थे और हमें मिले कितने, ये 13 एप्पल मिले, मतलब एप्पल में से एप्पल को ऐड किया और हमें एप्पल ही मिला। तो ये इक्वेशन डायमेंशनली कंसिस्टेंट हो गई ना, कि सेम टाइप ऑफ क्वांटिटीज या सेम डायमेंशंस की क्वांटिटीज को ऐड करें तो हमें वही क्वांटिटी मिल जाती है, तो ऐसी चीज को प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी बोलते हैं। तो आप बोल सकते हो हियर द डायमेंशंस ऑफ लेफ्ट हैंड साइड क्वांटिटीज and right hand side quantities are same. Okay, so this equation follows प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ठीक है, हम ये बोल सकते हैं कि ये जो चीज है ना प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को फॉलो कर रही है। ठीक, तो अब देखो हमें पता था कि जो इक्वेशन प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को फॉलो कर लेगी, ठीक है ना, जो इक्वेशन प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को फॉलो करेगी वो इक्वेशन क्या होगी, डायमेंशनली कंसिस्टेंट। इस इक्वेशन ने प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को फॉलो कर लिया, क्योंकि तीनों क्वांटिटीज के डायमेंशन सेम निकल कर आ गए हैं, सेम डायमेंशंस ऐड होकर सेम क्वांटिटी दे रहे हैं। इसका मतलब ये इक्वेशन प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को फॉलो कर रही है। इसलिए आप बोल सकते हो कि जो आपकी क्वांटिटी थी ना V = U + AT वाली जो इक्वेशन थी वो आपकी डायमेंशनली कंसिस्टेंट है। तो हेंस V = U + AT is डायमेंशनली कंसिस्टेंट। आया समझ में ना, जो इक्वेशन प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को फॉलो करेगी तो वो क्या हो जाएगा, डायमेंशनली कंसिस्टेंस हो जाएगी। तो देखो अभी यहाँ पे एक चीज आ गई, डायमेंशनली कंसिस्टेंट तो हमें समझ में आ गया, जो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को फॉलो करेगा वो डायमेंशनली कंसिस्टेंट होगा। पर क्या एक और इंपॉर्टेंट होता है, देखना मैं एग्जांपल देता हूं। आप लोगों ने क्वेश्चन पढ़ी है S = UT + 1/2 AT², पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है, ठीक है ना। अगर मैं बोलूं कि अब मैं इक्वेशन प्रूव करूं S = UT + 5 AT², पर देखो ये एक इनकरेक्ट इक्वेशन है, मतलब ये फॉर्मूला हम नहीं यूज करते निकालने के लिए। कौन सा निकालने के लिए करते हैं, ये वाला। तो अब देखो जब तुम इनको दोनों को चेक करते, भी हम चेक करके दिखाएंगे, ये दोनों इक्वेशन को जब आप चेक करोगे दोनों इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट होंगी। पर देखा जाएगा डायमेंशनली करेक्ट होना बस जरूरी नहीं होता, क्योंकि ये फॉर्मूला वाइज इनकरेक्ट है और ये फॉर्मूला वाइज करेक्ट है। तो हमें ये देखना है कि डायमेंशनल फार्मूला जो हमें बताता है सिर्फ डायमेंशनली कंसिस्टेंसी को बताता है, जो उसका रियल एग्जिस्टेंस फार्मूला होगा ना, हो सकता है उससे मैच करे या नहीं भी करे। तो देखो हम इसके लिए प्रूव करके दिखाते हैं आपको। अभी आपने V = U + AT के बारे में करा, ठीक है ना, V = U + AT को आपने देखा कि ये डायमेंशनली करेक्ट थी, चलो सही है, ये आपकी डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन है, ठीक है ना। लेकिन अब हम इसी फॉर्मूले को चेंज कर दें, हमने बोला V = U + 7 AT। अब ऐसा तो कोई फॉर्मूला होता ही नहीं है, ठीक है ना।
अब हम इसकी डायमेंशनली कंसिस्टेंसी चेक करें तो देखो, जब हमने लेफ्ट हैंड साइड के लिए सॉल्व किया तो v बराबर क्या आ गया, LT माइनस 1। राइट हैंड साइड के लिए हमने सॉल्व किया तो देखो यहाँ पे u बराबर क्या आ गया, LT माइनस 1। अब यहाँ देखो, ये जो न्यूमेरिकल वैल्यूज होती है ना 1 2 5 इन्फिनिटी कुछ भी लिखा रहा है इसके आगे, इनका कोई डायमेंशंस नहीं होता है। तो आप देखिएगा 780 का जो डायमेंशंस होगा, ये 7 का कोई डायमेंशन नहीं होता, वो डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है। तो सिर्फ किस पे डिपेंड कर रहा है, 80 पे डिपेंड कर रहा है। और अभी अभी हमने देखा था 80 का डायमेंशनल फॉर्मूला कितना निकल के आया था, LT माइनस 1। तो अरे यार, ये तो दिक्कत हो गई। क्या दिक्कत हो गई, LT माइनस 1, LT माइनस 1 और LT माइनस 1, मतलब ये इक्वेशन भी डायमेंशनली कंसिस्टेंट हो गई। पर ये तो इनकरेक्ट इक्वेशन थी ना, यानी बात समझ में आ गई कि डायमेंशनल फार्मूला से हमें करेक्ट फार्मूला मिल भी सकता है और नहीं मिल सकता है। तो हर डायमेंशनली कंसिस्टेंट इक्वेशन करेक्ट इक्वेशन हो ये जरूरी नहीं है। तो यहां से एक कंक्लूजन निकल के आया, ठीक है। नोट पॉइंट में देखो, a dimensionally correct equation या dimensionally consistent equation may or may not be formula wise करेक्ट इक्वेशन। देखो, अगर कोई आपकी इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है तो वो हो भी सकती है फॉर्मूला वाइज और नहीं भी हो सकती है करेक्ट। लेकिन अगर कोई करेक्ट इक्वेशन है तो वो 100% डायमेंशनली कंसिस्टेंट होगी। बट फॉर्मूला वाइज करेक्ट इक्वेशन is always डायमेंशनली कंसिस्टेंट। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, जल्दी बताओ। देखो, बताना क्या चाहते हैं, हमने डायमेंशनल फॉर्मूला से कंसिस्टेंसी चेक करने की कोशिश की। कैसे, हमने देखा कि अगर प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को कोई इक्वेशन फॉलो करती है वो डायमेंशनली करेक्ट होगी या इनकरेक्ट होगी पता चल जाएगा। तो देखो, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है, जितनी भी क्वांटिटीज फॉर्मूले में दिख रही हैं उन सब का डायमेंशन सेम होना चाहिए। तो हमने चेक किया, अगर सबका डायमेंशन सेम आ गया तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को फॉलो कर रही हैं और डायमेंशनली करेक्ट हो गई। पर हमने ये देखा कि कई इक्वेशंस तो ऐसी थी जो फॉर्मूला वाइज इनकरेक्ट थी पर डायमेंशनली तो करेक्ट आ रही थी। लेकिन जितनी भी करेक्ट इक्वेशन होगी वो पक्का फॉर्मूला वाइज जो करेक्ट इक्वेशन होगी वो पक्का डायमेंशनली करेक्ट होगी। तो ये हमने प्रूव करके दिखाया कि ये इक्वेशन देखो फॉर्मूला वाइज करेक्ट थी, इसलिए ये हमेशा डायमेंशनली करेक्ट होगी, ठीक है। पर ये फॉर्मूला वाइज इनकरेक्ट थी तो ये डायमेंशनली करेक्ट हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। समझ में आया कि नहीं आया। तो फॉर्मूला वाइज इनकरेक्ट इक्वेशन में भी डायमेंशनली कंसिस्टेंट और मे नॉट भी। तो ये बात हमने आपको प्रूव करके दिखा दी। तो ये था आपका पहला एप्लीकेशन कि आप कंसिस्टेंसी किसी इक्वेशंस की कैसे चेक करो, कैसे बताओ कि वो इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं है। समझ में आया। अब दूसरा एप्लीकेशन देखते हैं इसका, ठीक है। एप्लीकेशन देखिए दूसरा वाला, सेकंड एप्लीकेशन है to establish a relation between different physical quantities। यानी हमें क्या करना है, डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में रिलेशन को एस्टेब्लिश करना है या फिर हमें एक प्रकार से फॉर्मूला में डिपेंडेंसी निकालना है, ठीक है ना। तो देखो, इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, उससे ही समझ में आएगा। तो देखो, एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। क्वेश्चन है या फिर एग्जांपल ले लो या फिर एक क्वेश्चन, ठीक है। लेट
the time period of, let the time period of simple pendulum, let the time period of simple pendulum depends on effective length, depends on effective length of pendulum and gravitational acceleration, and ग्रेविटेशनल, ये सबसे ज़्यादा वाला क्वेश्चन पूछने वाला यही वाला रहता है इससे, ठीक है। देन एस्टेब्लिश a relation, establish a relation between these physical quantities. हमें क्या बोला कि जो टाइम पीरियड है, देखो सिंपल पेंडुलम तो आपने पढ़ा होगा ना, इस तरीके से होता है, ये इसकी इफेक्टिव लेंथ हो गई और इस पे लगने वाला एक्सेलरेशन जी हो जाएगा, ठीक है ना। तो बोला गया जो टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड क्या होता है, एक सर्कल को कंप्लीट करने में लगने वाला टाइम, ठीक है ना। तो टाइम पीरियड जो है हमारा सिंपल पेंडुलम का, वो डिपेंड करता है इफेक्टिव लेंथ पे और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन में। तो इसको ना डायमेंशनली से चेक करके बताओ फॉर्मूला में इनका रोल कैसा होता होगा। तो ये तो हो गया एक क्वेश्चन तौर पे। देखो इसको समझाने का, तुम बुक भी पढ़ोगे ना तो साफ साफ उसको समझाने के लिए उन्होंने एक एग्जाम्पल अप्रोच ली है, क्योंकि इसमें कुछ बताना नहीं पड़ता, सीधे से न्यूमेरिकल पूछा जाएगा। तो देखो हम क्या करेंगे, अब इसके लिए प्रूव करेंगे। तो देखो डिपेंड करने के लिए हम लोग कौन सा साइन यूज करते हैं, प्रोपोर्शनल का साइन यूज करते हैं कि नहीं करते हैं। तो यहां पे मानते हैं लेट द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज कैपिटल T, सिंपल पेंडुलम इज कैपिटल T, ठीक है ना। एंड द लेंथ ऑफ पेंडुलम इज स्मॉल l, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इज g। ग्रेविटेशनल, ऐसे हमको पहले उनके सिंबल्स को इंट्रोड्यूस कराना पड़ेगा जब अपन लोग डराइव करेंगे 11th के हिसाब से। बाकी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है ना, एंट्रेंस एग्जाम्स, उनमें ये सब नहीं करना पड़ता, डायरेक्ट। देखो हमने क्या बोला, जो आपका टाइम पीरियड है ना, ठीक है ना, वो डायरेक्टली डिपेंड करता है, हमें क्वेश्चन में दिख रहा है किसके ऊपर, लेंथ के ऊपर और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के ऊपर। पर कितने गुना कर रहा है हमें पता ही नहीं, तो हमने माना शायद l की पावर कुछ इसमें a आ रही होगी और g की पावर इसमें कुछ b मान ली, मतलब फॉर्मूले में l के ऊपर कुछ a आ रहा होगा और g के ऊपर b। तो अब हमारा इसका रिलेशन सेटअप करने का मतलब क्या है, रिलेशन सेटअप करने का मतलब है कि स्मॉल a और स्मॉल b की वैल्यू को फाइंड करना। और इस फाइंड करने के तरीके में मदद कौन सा करता है, मदद करता है हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला। समझ में आया कि नहीं आया, डायमेंशनल फॉर्मूला हमारा मदद करेगा यहाँ पे स्मॉल a और स्मॉल b की वैल्यू को निकालने को। और जैसे ही वैल्यू हमें निकल के आ जाएंगी तो हमें पता चल जाएगा टाइम पीरियड और इनके बीच में क्या रिलेशन होता है। तो देखो अब क्या होगा, अब बचपन का नियम, जब भी प्रोपोर्शनल साइन हटाते हैं कोई ना कोई कांस्टेंट आता है। मान लिया यहाँ पे कोई डायमेंशन लेस कांस्टेंट है ये, ठीक है ना, दिस इज l a और g की पावर b। तो यहाँ पे मान सकते हैं हेयर k जो आ रहा है वो आपका डायमेंशन लेस कांस्टेंट है, मतलब इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे 1 2 3 इनका कोई फर्क नहीं पड़ता ना, वैसे ही k का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस इसको याद रखना है। तो देखो ये जो इक्वेशन निकल के आई इसको अपन दिमाग में रखेंगे और फिर इसको सॉल्व करते हैं। मान लेते हैं इसका इक्वेशन नंबर 1, ठीक है ना। अब हम देखो क्या करेंगे, हम यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी लगाएंगे। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के अनुसार जो लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन है और जो राइट हैंड साइड का डायमेंशन है वो दोनों सेम होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए, ठीक है ना। तो देखो यहां से क्या होगा, अब हम यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी लगाएंगे। तो देखो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी लगाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो डायमेंशन से हमारा टाइम पीरियड का वो k तो कोई क्वांटिटी कांस्टेंट है डायमेंशन लेस,
वो डिपेंड करेगा डायमेंशंस ऑफ L की पावर A और डायमेंशंस ऑफ G की पावर B पे, हाँ या ना, जल्दी बताओ। यही तरीका होता है, पूरे पे हमने डायमेंशनल फार्मूला में कन्वर्ट कर दिया। देखो टाइम पीरियड एक प्रकार का टाइम है, तो इसका डायमेंशनल फार्मूला T ही रहने वाला है, कोई दिक्कत नहीं, K यहाँ पे रहने देते हैं। लेंथ एक प्रकार की लेंथ ही होगी, तो स्मॉल l को हम यहाँ सिर्फ कैपिटल L से रिप्लेस कर दें, क्योंकि लेंथ तो L ही है ना। अब एक बात बताओ, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, वर्ड क्या लगा है, ग्रेविटेशनल के बाद एक्सेलरेशन। अब वो किसी भी प्रकार का धरती का एक्सेलरेशन हो, चाहे ग्रेविटेशनल हो, चाहे फ्रिक्शनल हो, चाहे जो भी हो एक्सेलरेशन हो, पर एक्सेलरेशन तो है ना, जाती तो सेम है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे LT-2, यही तो होता था डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एक्सेलरेशन। इसके ऊपर आपने B लगा दिया, ठीक है ना। अब देखो पावर है, इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो देखो ये क्या हो जाएगा, L की पावर A और B का अंदर इंटू कर दो, तो L की पावर B और T की पावर -2B हो गया कि नहीं हो गया, हाँ या ना। अब देखो हम इसको थोड़ा अच्छे फॉर्म में लिख देते हैं, इसमें M नहीं था, कोई बात नहीं 0 लिख दो, L नहीं था, कोई बात नहीं 0 लिख दो, T था तो T की पावर 1, ऐसे हमने लिख दिया थोड़ा समझने के लिए। अब देखो क्या होगा, हमें पता है जब बेस सेम होते हैं तो पावर ऐड हो जाती है, तो L की पावर A और L की पावर B है, तो ये क्या हो जाएगा, L की पावर A प्लस B, ठीक है ना। ये कितना हो जाएगा, T की पावर -2B, और सामने क्या चल रहा है, M0 L0 और T की पावर 1, ठीक। अब देखो एक बात समझना, यहां पे देखिए, अब देखो हमें क्या है, दोनों साइड की इक्वेशंस बराबर मिल गई। अब यहां पे हम कंपेयर कर सकते हैं, यहाँ L के पावर क्या है 0, यहाँ पे L की पावर क्या है A प्लस B, यहाँ पे T की पावर क्या है 1, यहाँ पे है क्या -2B, तो कंपेयर बोथ साइड, कंपेयर बोथ साइड, हमने दोनों साइडों को कंपेयर किया, तो देखो यहाँ पे L की पावर 0, L की पावर A प्लस B, तो यहां से इक्वेशन निकल के क्या आ गई, A प्लस B बराबर 0, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे -2B और यहाँ पे 1, तो ये क्या हो गया, -2B बराबर 1, हाँ या ना। तो देखो दो इक्वेशंस बन गई, अब इनसे हमको A और B की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो यहां से देखो इस वाले को जब हम सॉल्व करेंगे तो B की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1/2, ठीक है ना। इस -1/2 को पुट करोगे इस वाली इक्वेशन में, तो A -1/2 बराबर हो जाएगा 0, तो A बराबर क्या निकल के आ गया आपका 1/2, आया कि नहीं आया। अब देखो A और B की वैल्यू आपको पता चल गई, आप यहां पे पुट कर दोगे कि नहीं कर दोगे, तो देखो मैं पुट करूं A और B की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में, तो देखो यहां पे क्या हो जाएगा, पुट द वैल्यू ऑफ स्मॉल a एंड स्मॉल b इन इक्वेशन नंबर 1। तो देखो t बराबर k, L की पावर क्या थी, L की पावर थी हमारी A की वैल्यू कितनी आई 1/2 और B की वैल्यू कितनी आई -1/2, ठीक है ना। तो जब इसको आप लिखोगे तो देखो -1/2 नीचे जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो t बराबर आ गया k, L की पावर ऊपर +1/2, g माइनस से ऊपर था नीचे गया तो क्या हो गया 1/2 प्लस में, और 1/2 को ही तो हम लोग रूट लिखते हैं, तो दिस विल बी गिव आंसर t बराबर k √L/√g। और जब अपन को दो क्वांटिटी में ऊपर नीचे रूट और डिवाइड में, वो पूरे में रूट लग जाता है, तो ये आपने प्रूव कर लिया L/g। समझ में आया कि नहीं आया। देखिए आपने रिलेशन सेटअप किया, कैसे करना पड़ता है, जो जो क्वांटिटीज दी है हमने प्रोपोर्शनल साइन लगाया, प्रोपोर्शनल हटाया कांस्टेंट लगा दिया, जो क्वांटिटीज थी उनके ऊपर A B C रख दिया। पूरे टाइम पे हमको क्या दिमाग में रखना है, A B और C की वैल्यू को कैलकुलेट कर दो। जैसे ही A B और C की वैल्यू आ जाए उसको आप पहले इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो, तो आपको वो फॉर्मूला मिल जाएगा। अब जो इसका थर्ड एप्लीकेशन है वो अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थर्ड एप्लीकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर इसके बाद इसका लिमिटेशन होता है। पर ये दो एप्लीकेशंस मैंने बता दिए हैं, इनके क्वेश्चंस को आप लोगों को प्रैक्टिस करना है घर जाके। ओके, तो बाय बाय, सी ऑफ।